वक्त की गर्दिश में दूसरा हिस्सा। इस शख्स का नाम कासिम था। एक रोज़ इसने बताया कि घर से ख़त आया है, भाई की तबीयत ख़राब है, आपको बुला रहे हैं। ये खबर सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि हादसे के बाद से मेरे भाई की तबीयत ख़राब ही रहती थी। अब्बा के पास किराया नहीं था। कासिम ने ही अपने पैसों से टिकट ला कर दिया और सफ़र के लिए भी रकम दी। मैं रोने लगी। वालिद जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे भी जाना है। कासिम बोला, बेटी देखो, बारिश थम गई है, 1-2 रोज़ में रास्ते भी साफ़ हो जाएंगे और फैक्ट्री भी खुल जाएगी, और ज़रूरतमंद ख़वातीन को उन्होंने खपा दिया तो फिर तुम्हें नौकरी ना मिलेगी। तुम ज़रा हौसले से काम लो, तुम्हारे अब्बा 2-4 रोज़ में लौट ही आएंगे। मेरे रोने से मेरा बाप परेशान हुआ, मगर टिकट के पैसे भी ना थे, सो मैं इनके साथ नहीं जा सकती थी। वो मजबूरन आंखों में नमी भर के चले गए। इनके जाने से मुझे यूं लगा जैसे ये जहां ही वीरान हो गया है। उदासी मुझ पर बरस पड़ी और छठी हिस्स कह रही थी कि कुछ होने वाला है। शाम को वह शख्स घर लौटा और कहने लगा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे काम की जगह दिखा दूँ। मैं बादल नख्वास्ता तैयार हो गई। काम के लिए ही तो इतना लंबा सफ़र करके आई थी, और अब एक और लंबे सफ़र पर जाना था। जब रास्ता किसी तौर ख़त्म ना हो रहा था तो मैंने जान लिया ये खैर का सफ़र नहीं है। गाड़ी का सफ़र ख़त्म हुआ तो हम नदी किनारे पहुंच चुके थे। अब लॉन्च का सफ़र शुरू हो गया। समझ गई कि हम फैक्ट्री नहीं जा रहे, किसी दूसरे देश जा रहे हैं। मैं लॉन्च में अकेली न थी, कुछ दूसरी औरतें भी काम की तलाश में जा रही थीं। वो कह रही थी कि फैक्ट्री शायद किसी दूसरे जजीरे पर है। हम में से किसी को मालूम नहीं था कि वो कौन सा जजीरा है और हमारी मंजिल कहाँ है। ताहम हमें ले जाने वाले ज़रूर जानते थे कि हमारी मंजिल कहाँ है। जब लॉन्च किनारे लगी, पता चला कि ये हमारा बांग्लादेश नहीं है, बल्कि हमें यहाँ तक लाने वालों का देश है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क था। उन्होंने हमको एक घर में बंद कर दिया। दूसरे दिन एक आदमी हमें ऐसी जगह ले गया जहाँ हवा की बेटियाँ बेची और ख़रीदी जाती थीं। यहाँ मेरी हमवतनों की बोली लगाई जा रही थी। ख़रीदने वाले कीमत देते और किसी जानवर की तरह अपना ख़रीदा हुआ माल हाँक कर ले जाते। यहाँ कोई चेहरा शनासा न था। मुझे एक ऐसे शख्स ने ख़रीदा जो बीवी बनाकर औरतों को मशरिक़ वस्ता के ममालिक में ले जाता था और वहाँ बंदी के तौर पर फ़रोख्त कर देता था। इससे मुझे जिस दूसरे शख्स ने ख़रीदा वो दिन भर मुझसे काम लेते और रात को जानवरों के बाड़े में बंद कर देते। उन्होंने मुझे तवेले में सोने की जगह दी थी। मैंने वहाँ अनथक मेहनत की और कई माह कैद रही। इस दौरान मालिक जब चाहता मुझसे अपनी ख्वाबगाह की रौनक बढ़ा लेता। मैं तो इनकी खरीदी हुई बांदी थी, भला मेरे और क्या हकूक थे? सब हकूक तो उसी के थे। जब इस शख्स का मुझसे दिल भर गया तो कहीं और मेरा सौदा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शनाख्त गुम होती गई। मैं तो यहाँ फरियाद भी नहीं कर सकती थी। इन लोगों की ज़ुबान से नावाकिफ़ थी। जो कुछ ये आपस में गुफ्तगू करते समझ ना सकती थी। अब जिसने मुझे ख़रीदा वो बाल बच्चेदार आदमी था और इसकी बीवी बीमार थी। घर में बीवी की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इसने मुझे बीवी की देखभाल की खातिर ही ख़रीदा था। मैं सारा दिन इसकी बीवी की खिदमत करती, फिर भी शुक्र करती कि इसकी औरत और बच्चों की खिदमत करती हूँ, मगर मेरी इज्जत तो महफूज है। मेरी रूह पर तो कोई तशद्दुद नहीं है। कुछ ही अरसे बाद इस शख्स की भी नीयत ख़राब हो गई। मैं इसके लिए भी ख़रीदा हुआ माल थी, इसकी मलकियत थी। मैं ये अजियत कब तक बर्दाश्त करती? एक रात इसके बच्चे ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया। शब भर के सफ़र के बाद मैं सड़क पर पहुंची। इधर से मुसाफिरों की बस का गुज़र हुआ। ड्राइवर को मैंने रुकने का इशारा किया
इसने बस रोकी और मुझे बिठा लिया। मेरे पास किराया न था। एक मुसाफिर ने मेरी शक्ल को भांप लिया था। इसने मेरा किराया दिया। वो एक पाकिस्तानी था। मैंने इसको अपना अहवाल मुख्तसर बताया। इसने कहा कि इस मुल्क का कानून है कि मैं नामहरम औरत को नहीं रख सकता और ना इसके साथ सफ़र कर सकता हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ कुछ बंगाली हैं, वो तुम्हारे हम वतन हैं। तुम इनको अपनी कहानी सुनाओ, मुमकिन है वही तुम्हारी मदद करें। वो मुझे बंगालियों के बारे में ले गया, जहाँ मुझको वही भारतीय दलाल नज़र आया जिसने मुझे पहली बार कलकत्ता में बेचा था। इसने मुझे और मैंने इसको पहचान लिया। वो मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगा। बोला, इस बार एतबार करो, मैं तुमको तुम्हारे वालिदैन के पास पहुंचा दूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हें वहां और कोई नहीं ले जा सकता। तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ के मुकामी बहुत सख्त लोग हैं। इनके हथे लग गई तो फिर से तुमको तुम्हारे साबका मालिक के हवाले कर देंगे। यहाँ के थाने में भी कोई तुम्हारी बात को समझेगा और ना तुम इनकी ज़बान को समझोगी। मरता क्या ना करता और कहाँ जाती। इस दलाल ने दुबई लाकर फिर से मुझे फ़रोख्त कर दिया। जिसने मुझे ख़रीदा था वो बुरा आदमी न था। इसको बस एक खिदमतगार की ज़रूरत थी। घर पर मिलने इसका एक पाकिस्तानी दोस्त वहीद आया करता था। एक रोज़ मुझे वहीद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इसको अपनी कहानी सुनाई और मदद की दरख्वास्त की। वो बोला, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे अपने दोस्त से बात करनी होगी क्योंकि मैं अपने दोस्त से गद्दारी नहीं कर सकता। इसने दोस्त से बात की जिसने मुझे ख़रीदा था। वो बोला, अगर तुम इसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना मैं किसी और के हवाले कर दूँगा। बहरहाल पाकिस्तानी भाई ने इस शर्त पर मदद का वादा किया कि वो किसी शरीफ आदमी से मेरा निकाह कर देगा और मैं किसी की बीवी बनकर इसके साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने ये शर्त कबूल कर ली तो वो मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले आया और यहाँ एक खुशहाल देहाती के साथ मेरा निकाह करा दिया गया, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी, मगर इसके 3 लड़के थे। इसका नाम जहानिया था। वो सेहतमंद और खुश शक्ल आदमी, लेकिन उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। अपने से बड़े उम्र के शख्स को कबूल करना अब मेरी मजबूरी थी। कोई ठिकाना जो नहीं था और पाकिस्तानी भाई से वादा भी कर चुकी थी। मैंने निकाह तो कर लिया मगर दिली खुशी नहीं मिली। फिर भी एक घर और तहफ़्फ़ुज़ देने वाला जीवन साथी मिला था। समझी अब मेरा सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन किस्मत में सुकून भी नसीब वालों को मिलता है। शोहर तो मोहब्बत भरा सलूक रखता, मगर इसके बच्चे सियाने थे। वो मुझे कबूल नहीं करते थे। सुतेले लड़कों ने मुझे सताना शुरू कर दिया। वो मेरी झूठी शिकायतें बाप से लगाते थे तो मेरा शोहर कहता कि तुम मेरे लड़कों का ख्याल रखा करो और इनको शिकायत का मौका ना देना, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं इतनी भटक चुकी थी कि अब किसी सूरत तलाक लेना न चाहती थी। जो भी सलूक बच्चे करते चुपचाप सहती और सोचती कि शरीफ आदमी और इसके घर की छत तो मुझे मिली हुई है। घर की 4 दीवारी और इज़्ज़त की रोटी भी बड़ी नेमत है। शोहर के लड़के मुझे अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन मैं तो इन्हें दुश्मन नहीं समझती थी। आखिर वो दिन आ गए कि मुझे सुकून नसीब हो गया। लड़के बड़े हो गए तो इनको अकल आ गई। अब वो मुझे नहीं सताते थे, बल्कि मेरा ख्याल रखते थे, क्योंकि इनको खाना पीना वक्त पर मिलता था। मैं हर तरह से इनकी खिदमत करती और इनके सब काम वक्त पर करती थी। दुख के दिन आखिरकार ख़त्म हो गए। लड़कों की शादियां हो गईं, इनके बच्चे हो गए। मैंने इनकी परवरिश में भी मदद की तो इनकी बीवियां मुझे चाहने लगीं। शोहर वफात पा गए तो इन्हीं सौतेले लड़कों ने मुझे सुख दिया और ज़माने के सर्दो गर्म से बचाया।
وہ اب مجھ کو سگی ماں کی طرح سمجھتے اور عزت کرتے ہیں۔ سوچتی ہوں اگر یہ میرے نہ بنتے تو اس بڑھاپے میں کہاں جاتی؟ اپنوں کو تو کھو چکی تھی، اب ان سے ملنا محال تھا۔ یہ صرف میری ہی کہانی نہیں ہے، ایسی ہزاروں بنگلہ دیشی لڑکیاں غربت کے باعث دربدر ہوئی ہیں۔ ان کو نوکریوں کا جھانسا دے کر یہ مجرم لوگ مردہ فروشی کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہوں گے۔